हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एनके इंग्लिश एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम वीडियो को फिर से स्टार्ट करने के लिए आ चुके हैं। ये लेक्चर आपका छठा होने वाला है। आपका जो ये लेक्चर चल रहा था सीरीज क्रैश कोर्स के बारे में, जो कि 12th केमिस्ट्री का है। मैं लिख देता हूँ 12th केमिस्ट्री का ये क्रैश रहा। 12th केमिस्ट्री का जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, उसी के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस का नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं स्टार्ट करता हूं आपके नए क्वेश्चंस के साथ, जिसको आप समझेंगे, जानेंगे और कॉपी पे नोट्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। तो हमारे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन आपका इस तरह से है कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है और इनके प्रकार को बताएं। तो लिखते हैं क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चन आपका है, अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है और इनके प्रकार को बताएं। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर से। आंसर देखिए क्या होगा, उत्तर आपका क्या होगा। उत्तर ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। तो परिभाषा आपने देखा, बिल्कुल सिंपल सा परिभाषा है आपका कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है वही आपका क्या होता है, अनुसंख्यक गुणधर्म। तो परिभाषा आपने देखा, तो परिभाषा देख लीजिए क्या है। बिल्कुल छोटा सा परिभाषा है आपका। क्या कहता है, ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। अब अणु क्या होता है, आप परमाणु देखे होंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे आपके परमाणु हैं। जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब का आपका क्या है, परमाणु है। जब परमाणु मिलता है तब अणु बनता है। जब परमाणु मिलता है तब आपका अणु बनता है। तो उस अणुओं की संख्या पे जो निर्भर करेगा ना, वही हमारा क्या होगा, अनुसंख्यक गुणधर्म होगा। अब ये गुणधर्म किस पे निर्भर नहीं करेगा, उस बात को लिख लेते हैं। तो लिखते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि आपकी प्रकृति कैसा है, कौन है, नहीं है, तो इस बात पे निर्भर नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ पे निर्भर करता है कि अणुओं की संख्या कितनी है। इस बात पे अनुसंख्यक गुणधर्म हमारा निर्भर करता है। तो बता दूं, ये जो आपका अनुसंख्यक गुणधर्म होता है, ये 4 तरीकों से बटा होता है। तो इस बात को भी नोट करेंगे, अनुसंख्यक गुणधर्म के 4 प्रकार हैं। पहला, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, मतलब वाष्प दाब में कमी हो जाना। मतलब आपका जो वाष्प बन रहा है उस पर जो दाब लग रहा है उसमें क्या आ जाए, कमी हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब में कमी। इसके बारे में जानेंगे आगे। पहले प्रकार को लिख देते हैं, कितने प्रकार हैं। दूसरा होगा क्वथनांक में उन्नयन।
क्वथनांक में उन्नयन तीसरा होगा हिमांक में अवनमन। और चौथा होगा प्रासरण दाब। तो ये आपके 4 प्रकार हैं जो अणुओं की संख्या पे निर्भर करते हैं। सबसे पहला निर्भर करता है वाष्प दाब में अवनमन होना, उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन होना, उसके बाद हिमांक में अवनमन होना, उसके बाद आपका प्रासरण दाब। ये 4 तरीकों से अनुसंख्यक गुणधर्म आपका चलता है। तो ये क्वेश्चंस का तो आंसर हो चुका कि अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, इनके प्रकार को बताएं। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होगा कि आपका क्वेश्चन वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। ये अलग से भी पूछा जाता है आपके प्रकार, जैसे अनुसंख्यक गुणधर्म पूछ लिया और इसके प्रकार बताइए, तो इस तरह प्रकार लिख देना है। उसके बाद अलग से पूछा जाए कि वाष्प दाब में अवनमन क्या है, उसके बारे में हम चलते हैं। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है। अवनमन का मतलब मैंने पिछले ही अभी तुरंत ही आपको बताया कि अवनमन का मतलब होता है कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कमी। तो उत्तर इस तरह से, उत्तर लिखने से पहले उत्तर ही होगा, बट आपको जो है मैं हमेशा की तरह कहता हूं, अगर जो थ्योरी वाइज होता है समझाने के लिए मैं थ्योरी वाइज समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको उत्तर लिख के दूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको थ्योरी वाइज समझाता हूं कि आपका जो विलय विलायक होता है उसी से रिलेटेड होता। तो आपका एक कंटेनर है, तो आपका एक कंटेनर है, उस कंटेनर में शुद्ध विलायक 1 भरे हैं। शुद्ध विलायक नंबर 1। तो आपका शुद्ध विलायक है, इसमें आपका शुद्ध विलायक इस तरह से है, मान लो जल है ये, तो ये आपका मान लो जल है। जब कंटेनर में बंद रहेगा तो इसके वाष्प दाब ऊपर उड़ के यहां पे आएंगे। वाष्प दाब जब ऊपर आएंगे तो ये वाष्प दाब जब ऊपर कंटेनर बंद रहेगा तो फिर यही वाष्प दाब नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक समय ये आएगा कि शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब ऊपर जाएगा, वही आपका जो वाष्प दाब शुद्ध द्रव का आपका जो वाष्प है वो ऊपर जाएगा, और जो वाष्प ऊपर गया वही फिर बाद में नीचे आ जाएगा। तो ये क्रियाएं जब एक तरफ से दोनों एक साथ साथ होने लगेगी तो उसी को क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। तो उसी को क्या कहा जाता है? साम्य अवस्था। तो इसके जो द्रव वाष्प दाब लगाएंगे कुछ इस तरह से लगाएंगे, ये द्रव का वाष्प दाब लग रहा है और ये द्रव का वाष्प दाब हम मान लेते हैं यहाँ पे P1 नॉट लग रहा है। द्रव 1 के अंदर जो आपका वाष्प दाब लग रहा है वो P1 नॉट लग रहा है। इसमें हम कोई मिला देते हैं, इसमें हम कोई मिला देते हैं ठोस ओ वाष्पशील, ठोस ओ वाष्पशील विलय मिला देते हैं इसमें। तो इस विलायक में हम क्या मिला देते हैं? ठोस ओ वाष्पशील विलय। ठोस ओ वाष्पशील कहने का मतलब है कि ये एक ऐसा ठोस है,
और जिसका वाष्प नहीं बन रहा है वो मिलाने पे क्या होता है। और इसके बारे में मैं बताऊं, अगर इसके अंदर का जूम करके मैं दिखाऊं तो इसके अंदर जो आपके दिखाई देंगे इसके कण या अणु बिल्कुल पास पास में सटे होंगे इस तरह से, और इसके वाष्प दाब जो बनेंगे वो भी बहुत बनेगा, इसी का वाष्प दाब रहेगा। सिर्फ आपका इसी कण का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। शुद्ध विलायक के कण जो होंगे, शुद्ध विलायक के कण का अधिक वाष्प दाब होगा। शुद्ध विलायक के कण जो होंगे उसके वाष्प दाब जो होंगे अधिक होंगे, क्योंकि इसमें जो वाष्प दाब बन रहा है सिंपल सा शुद्ध विलायक का ही वाष्प दाब बन रहा है। जब इसमें हम ठोस और वाष्पशील विलय मिला देते हैं तो क्या होता है, चलते हैं उसके बारे में बताते हैं आपका। ये आपका जल है और आप जो शुद्ध ठोस और वाष्पशील मिला है वो भी इसमें परत जम गया, कुछ कुछ आ गया इसमें। तो इसके भी वाष्प दाब बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, वाष्प इसके भी बनेंगे लेकिन पहले के मुकाबले कम बनेंगे। क्यों, ऐसा क्या होता है, तो इसको भी अगर हम जूम करके देखें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि एक अणु वाष्प का, यानी एक विलायक के अणु का वाष्प, और एक जो आप मिलाए हो जो कि हमारा ठोस और वाष्पशील है उसके कण दिखाई देंगे, और फिर आपके क्या दिखाएंगे, जो हम मिलाए हैं वो दिखाई देगा, फिर हमारा जो आपका है वो कण दिखाई देगा, और फिर हमारा क्या दिखाई देगा, वो अणु, विलायक के अणु, इस तरह से। और ये क्रियाएं इस तरह से चलती रहेगी। तो हम देखते क्या है, इसके बीच में जो बनेगा वाष्पदाब बनेंगे सिर्फ विलायक के ही वाष्पदाब बनेंगे, और इस ठोस अवाष्पशील के तो बनेंगे नहीं, क्योंकि ये है अवाष्पशील, मतलब जिसका वाष्प नहीं बन सकता। जूम करके देखने पे ऐसा नजर आएगा। तो हम देखते हैं क्या, तो इसका वाष्पदाब जो होगा निम्न हो जाएगा। यहां पे अधिक वाष्पदाब हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, निम्न वाष्प दाब हो जाएगा। अब इससे आपका परिभाषा आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, क्या कहता है, वाष्प दाब में अवनमन का मतलब क्या हो जाता है। जब हम शुद्ध विलायक था जिसमें कि हमारा जो अणु था उसी अणु का वाष्प बन रहा था और वही वापस आके नीचे बन रहा था, जिसको साम्य अवस्था बोलते हैं, तो ये क्रियाएं बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ विलायक वन ही भरे हैं। और इसको बोल दूं तो ये नंबर 2 के विलय हो गए। तो विलय जो आपका है वो क्या हो जाएगा, जो कि ठोस अवाष्पशील है, इसे जब मिलाएंगे इस विलायक में तो इसके ऊपर ऊपर परत बन जाएंगे। ये ठोस अवाष्पशील विलय क्या करेगा, इसके जो कण विलायक के जो ऊपर जा रहे थे वाष्प, उसको थोड़ा कम कर देंगे, जिसके कारण से हम क्या कह सकते हैं, निम्न वाष्प दाब हुआ। अब यहाँ पे परिभाषा इस तरह से बना कि शुद्ध विलायक में कोई ठोस अवाष्पशील विलय मिला देने पे वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं बेहतर समझ में आया। बिल्कुल ऐसा नहीं समझे कि इसकी परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, हम आपको परिभाषा लिखाएंगे। ये तो समझने के थ्योरी वाइज आपको समझाए हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम चलते हैं परिभाषा की तरफ, मिटाते हैं इसको। परिभाषा लिखते हैं, विलयन में विलायक का वाष्प दाब
शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, क्योंकि यदि शुद्ध विलायक में शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलय, क्योंकि यदि शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलय घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। तो यह आपका परिभाषा है कि विलयन में विलायक का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, क्योंकि यदि शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलय को घोल दिया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाता है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। यही आपका क्या है, वाष्प दाब में अवनमन का परिभाषा। इससे रिलेटेड हम राउल्ट के नियम से थोड़ा मिलता जुलता कुछ बनाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम क्या कहता है, विलयन का टोटल वाष्प दाब पहले निकालते हैं। तो विलयन का टोटल वाष्प दाब जो होता है वो P1 प्लस P2 होता है, यही होता है। तो आप देखें P1 जो आपका वाष्प दाब है वो तो P1 है, प्लस P2 आप पीछे में जो आपको विलय विलायक का नंबर देके देखे थे, P2 जो आपका था ठोस अवाष्पशील विलय था, जिसका वाष्प बन नहीं रहा था, और वाष्प नहीं बन रहा था तो वाष्प दाब भी नहीं बनेगा। वाष्प, और ये होता क्या, P2 का वाष्प दाब, मतलब उसका वाष्प दाब ही नहीं बनेगा P2 का, तो क्या हो जाएगा, 0। तो P टोटल इस तरह से आपका क्या बना, P1 के बराबर। आपका जो P टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, P1 के बराबर। और P1 किसके बराबर था आपको पता था, P1 जो था P1 नॉट X1 का, मतलब आपके अंदर जो 1 का वाष्प दाब है, P1 का वाष्प दाब, मतलब विलायक का जो वाष्प दाब रहेगा विलायक के अणु के मोल अंश के ही समानुपाती होगा। वापस से करें तो P1 समानुपाती, वापस से ये आप जब भी देखते थे समानुपाती का निशान हटता था तो P1 नोट आता था राउल्ट के नियम से, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बता रखा, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा X1 के समानुपाती। इस तरह से वाष्प दाब में अवनमन को हम परिभाषित कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी के दूसरा जो होता है क्वथनांक में उन्नयन, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, उसी से रिलेटेड आपका ये टॉपिक बनता है। तो उस चित्र को ध्यान में रखिएगा जो मैंने चित्र बनाया था, और उसकी बातों को भी ध्यान में रखिएगा। जब भी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, जब भी शुद्ध विलायक में कोई ठोस और वाष्पशील विलय को मिला देते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाता है। इस बात को याद रखिएगा। उसी से रिलेटेड हमारा क्वथनांक में उन्नयन चलेगा। तो मिटाते हैं इसको। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? आप जो पीछे जो वाष्प दाब में अवनमन के लिए जो चित्र बनाए थे अपने कॉपी में, नहीं बनाए हैं तो वापस रिवाइंड करके आप पीछे बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो अगर बना लिए हैं तो उसको देखिएगा। उस चित्र में क्या है कि हमारा जो शुद्ध विलायक था उसका जो वाष्प दाब बन रहा था वो बहुत ज़्यादा बना, तो उसमें क्या मिला दिए, ठोस और वाष्पशील विलय को मिला दिए, जिसके कारण से वाष्प दाब में कमी हो जाता है। बिल्कुल ये बात आप याद रखिएगा। अब क्वथनांक में उन्नयन का क्या मतलब होता है, तो चलते हैं क्वथनांक में उन्नयन में। इस बात को याद रखिएगा, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में कमी आना। फिर से लिखाऊं, शुद्ध
विलायक शुद्ध विलायक में ठोस ओ वाष्पशील विलय को मिलाने से वाष्प दाब में कमी आती है। कमी होती है। अब यहाँ पे मैं एक चित्र के अनुसार समझाता हूँ कि ये वाला लाइन आपका वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ये आपका चित्र, ये वाला लाइन जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर है। अब वायुमंडलीय दाब के बराबर क्या होता है, इसके नज़दीक जाने पे वो चीज़ और ज़्यादा उबलने लगता है। वायुमंडलीय दाब के पहुंचते ही वो चीज़ और ज़्यादा उबलने लगता है। यही आपका क्या होता है, वायुमंडलीय दाब। आपका जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था वो करीब इतना था। ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यह है आपका शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, मतलब वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने में इसको यहां तक का समय लगेगा। और इस समय को हम मान लेते हैं क्या है, T0B, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर। ठीक है ना, यह है बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर। जब इसमें अवाष्पशील विलय मिला देते हैं, ठीक है ना, प्लस इसमें विलय मिला देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, वाष्प दाब में कमी आ जाता है। वाष्प दाब में कमी होने का मतलब वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने में इसको समय लगेगा, मतलब इसको उबलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, वाष्प बनाने में ज़्यादा समय लगेगा। तो ये है आपका विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब, यह है आपका विलयन का वाष्प दाब। इसको हम TB से दिखाते हैं। अब यहां पे लिख देता हूं, T0B का मतलब है शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो ये क्या होगा, इसको हम बोल देते हैं विलयन का क्वथनांक। यह है आपका विलयन का क्वथनांक। अब आप ये बताइए, जब हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था उसमें कोई विलय मिला दिए तो विलयन का वाष्प दाब कमी हो गया। कमी होने के मतलब क्या है, क्वथनांक में उन्नयन हो गया। किसके क्वथनांक में उन्नयन हो गया, इस विलयन के क्वथनांक में उन्नयन हो गया। क्वथनांक में उन्नयन करने का मतलब अब इसको हम ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तभी ये वायुमंडलीय दाब तक पहुंच सकता है। इसमें क्या था, इसमें क्वथनांक में अवनमन बोल सकते हो, ये थोड़ा कम था क्वथनांक, मतलब क्वथनांक इसमें कम लगता तो ये यहां तक पहुंच जाता। इसमें क्वथनांक ज्यादा लगेगा, इसलिए क्वथनांक में क्या हो गया, उन्नयन हो गया। अब इस वाले को यहां से देखें तो ये इसके बराबर है। यहां से यहां तक आपका क्या कहलाएगा, यहां से यहां तक कहलाएगा डेल्टा TB। क्या कहलाएगा, डेल्टा, यहां से यहां तक आपका कहलाएगा डेल्टा TB। मतलब आपका विलयन का क्वथनांक में अंतर, यही आपका क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। अब यहां से देखें तो डेल्टा TB ये है आपका क्वथनांक में, विलयन का क्वथनांक में वृद्धि, या कह सकते हो क्वथनांक में वृद्धि। ये जो डेल्टा TB है ये क्वथनांक में वृद्धि है। वृद्धि का मतलब है उन्नयन। अब ये किसकी वजह से हुआ, मैं यहां बता दूं, ये हुआ है आपका ठोस अवाष्पशील विलय मिलाने के,
विलय जो आपका होता है ठोस होता है जिसे हम ग्राम में मापते हैं। ग्राम में कोई चीज मापा जाता है तो उसे मोललता से परिभाषित करते हैं। आप मोलरता और मोललता मैं पढ़ाया हूं, उसको जाके देखिएगा कि मोलरता जो होता है ना वो 1 लीटर पर आयतन में मोलों की संख्या होती है, और मोललता जो होती है वो 1 केजी ग्राम एकांक द्रव्यमान में मोलों की संख्या पे होती है। तो आप एकांक संख्या में मोलों की संख्या पे होती है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो ठोस और वाष्पशील है वो तो ठोस है जिसे हम ग्राम में मापते हैं, तो ये जो आपका होगा वो मोललता के समानुपाती होगा। मतलब आपका जो डेल्टा टीबी होगा, डेल्टा टीबी वो समानुपाती होगा डायरेक्ट एम के, छोटी एम मोललता के। ये एम को हम मोललता बताते हैं, मोललता, छोटी एम को मोललता, मोललता के समानुपाती। कहने का मतलब जितना ज्यादा आप ठोस और वाष्पशील मिलाओगे उतना ज्यादा क्वथनांक में उन्नयन आता जाएगा, मतलब ये और ज्यादा नीचे जाता जाएगा, या कह सकते हो वाष्प दाब में और ज्यादा कमी होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस चित्र से आप बेहतर समझे होंगे। तो इसकी परिभाषा को भी थोड़ा सा लिख देता हूं जो कि आपको बेहतर समझ में आएगा। अब यहां पे थोड़ा सा बता दूं, तो जब डेल्टा टीबी जब भी समानुपाती का निशान हटता है तो एक नियतांक आता है, यहाँ है केबी ऑन। अब केबी को क्या बोलते हैं देख लीजिए, केफी है क्वथनांक में उन्नयन का स्थिरांक। केबी का मतलब है क्वथनांक में उन्नयन का स्थिरांक। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा, खास करके उन विद्यार्थियों को जो शुरुआत से वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, उन विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको एक थ्योरी के बेस पढ़ाया है। अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से मिटा देता हूँ, ये तो लिख दिया ना, फिर उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ तक लिख दिया हूँ, आप उसके बाद फिर से आंसर लिख सकते हैं। विलियन का वाष्प दाब आता है, विलियन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए, वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने में अधिक ताप की आवश्यकता होगी। जिसे क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। शुद्ध विलायक में ठोस और वाष्पशील को मिलाने पर वाष्प दाब में कमी आ जाता है। तो क्या होता है, विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने में अधिक ताप की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने आपको एक लाइन करके बताया था कि वो वायुमंडलीय दाब है, विलायक का वाष्प दाब ये रहा और विलयन का वाष्प दाब ये रहा, तो उसे यहाँ वायुमंडलीय दाब तक लाने में आपको ज़्यादा ताप की आवश्यकता होती है, जिसे इसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका अगला क्वेश्चन होने वाला है। तब तक के लिए अलविदा।